हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट जीके का पहला प्रश्न करेंगे। ओके विद्यार्थियों, यानी रोजाना करंट जीके की क्लास होती है। तो आज हमारा करंट जीके का पहला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दी है। यानी केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि अन्य योजना की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दी है मित्रों? दिसंबर 2023 तक कर दी गई है। कब तक? दिसंबर 2023 तक कर दी गई है। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं कि यह योजना जून 2023 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? जून 2023 में लागू की गई थी। दिसंबर 2023 तक यानी 81.35 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में मुफ्त यानी अन्न प्रदान किया जाएगा। यानी 81.35 करोड़ लोगों को दिसंबर 2023 तक यानी दिसंबर माह 2023 तक 81.35 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा में अन्न है जो मुफ्त प्रदान किया जाएगा। और अन्य लोग हैं उनको भी 5 किलो अनाज सब्सिडी पर मिलता था, वो भी मुफ्त मिलेगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी गरीब कल्याण अन्न योजना में जिनको मिलता था उनको क्या है, 81.35 करोड़ लोग हैं, उनको 2023 तक तो मुफ्त प्रदान किया जाएगा। और गरीब कल्याण अन्न योजना से अलग जो अन्य लोग हैं उनको 5 किलो अनाज है वो सब्सिडी पर मिलता था, वो भी मुफ्त मिलेगा दिसंबर 2023 तक। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है। यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है। यानी हमारा भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है विद्यार्थियों। कौन सा? ये क्षेत्र है उत्तर और पूर्वी क्षेत्र है। यानी इन क्षेत्र में यानी इस क्षेत्र में जो कि सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम डिवाइन योजना। कौन सी? पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक यानी 4 साल के लिए चलेगी। कितने वर्षों तक के लिए? यानी 4 साल तक के लिए चलेगी। और केंद्र सरकार की यह योजना है और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए योजना शुरू की गई है। यह योजना 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। यानी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। यानी 100% भाग केंद्र सरकार का है। 100% भाग केंद्र सरकार का है। ये हमें ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से राज्यों में शुरू की गई है? असम है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। यह हमें ध्यान रखना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सी योजना शुरू की गई है आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए? तो पीएम डिवाइन योजना शुरू की गई है। 4 सालों के लिए की गई है और 100% केंद्र सरकार का हिस्सा है। ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है करंट जीके का, वर्ष 2025 तक क्षय रोग यानी टीबी को खत्म करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? ये हमें बताना है कि 2025 तक क्षय रोग यानी टीबी को खत्म करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। कौन सा? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य है कि 2025 तक देश को क्षय रोग यानी टीबी से मुक्त बनाना। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि क्षय रोग यानी टीबी को खत्म करने के लिए अभियान कब तक रहेगा? तो 2025 तक का लक्ष्य है भारत को टीबी मुक्त बनाना। ये हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने निक्षय मित्र पहल की भी शुरुआत की जो इस अभियान का अहम हिस्सा है। यानी बार बार प्रश्न पूछा जाता है निक्षय मित्र योजना किससे संबंधित है? तो ये टीबी के साथ ही जुड़ी हुई एक योजना है। ओके विद्यार्थियों, 4 नंबर प्रश्न है करंट जीके का, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने
और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? यानी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरू की गई है? यानी कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो पीएम श्री स्कूल योजना, यानी पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत की गई है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी इसको मंजूरी कब दी गई? 7 सितंबर 2022 को दी गई। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न करंट जीके का है 5वां, युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री की योजना जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को की गई। यानी युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए यानी राय देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना है जिसकी शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2022 को की गई। यानी कौन सी योजना है? युवा 20 योजना है। ओके, ध्यान रखना विद्यार्थियों, युवा 20 योजना है। छठा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने निर्धनता और भिक्षावृत्ति की समस्या का समाधान करने के लिए परियोजना की शुरुआत की है। कौन सी परियोजना है जिसकी निर्धनता और भिक्षावृत्ति की समस्या का समाधान करने के लिए शुरू की गई है? तो स्माइल 75 पहल, स्माइल 75 पहल इसका नाम है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल की शुभारंभ किया। ये हमें ध्यान रखना है, किसने किया? यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। इन्होंने 12 अगस्त 2022 से इसको शुरू किया गया। कौन सी योजना है? स्माइल 75 योजना है। ओके मित्रों, 7वां प्रश्न है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती के लिए लागू की गई योजना का क्या नाम है? यानी केंद्र सरकार की योजना है भारतीय युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती के लिए लागू की गई योजना है अग्निपथ योजना। कौन सी योजना है? अग्निपथ योजना है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। क्या नाम दिया गया है? अग्निवीर नाम दिया गया है और यह योजना है अग्निपथ योजना। यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि तीनों सेनाओं यानी जल, थल और वायु सेनाओं में युवाओं को जोड़ना और उन्हें भविष्य के लिए कुशल नागरिक बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके मित्रों, अग्निपथ योजना के तहत पुरुष व महिलाओं दोनों को अग्निवीर बनाने का मौका दिया जाएगा। यानी पुरुष और महिलाओं दोनों की भर्तियां की जाएगी और जो युवा भर्ती होंगे उनको क्या नाम दिया है? अग्निवीर। और किस योजना के तहत? अग्निपथ योजना के तहत। ओके मित्रों, 8वां प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो खाद्य सुरक्षा यानी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्य है उनकी श्रेणी में तमिलनाडु ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने हाल ही में चौथा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 को जारी किया था। इस रिपोर्ट में 17 बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु 82 अंकों के साथ फर्स्ट स्थान पर रहा। कितने अंकों के साथ? 82 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। गुजरात ने 77.5 अंक प्राप्त करने के बाद दूसरे स्थान पर रहा और महाराष्ट्र 17 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ये हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। 9वां प्रश्न है, 2 विश्व युद्धों में अंग्रेजों के साथ शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में ब्रिटिश भारत सेना स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में मनाया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न है करंट जीके का, 26 दिसंबर 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किसने की है? यानी नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बना है जिन्होंने शपथ ग्रहण किया? तो पुष्पकमल दहल प्रचंड। पुष्पकमल दहल प्रचंड ने यानी नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। पुष्पकमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। कितनी बार? तीसरी बार बने हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने यानी नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इन्हें शपथ दिलाई है। ये हमें ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न है, ब्रिटेन की राजगद्दी पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, कौन सी है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। ये 96 वर्ष की थी और सर्वाधिक लंबा राज करने वाली महिला भी थी। ओके विद्यार्थी, यानी 70 वर्षों तक इसने शासन किया था और 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 12वां प्रश्न है, 65 में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 65 में
राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया मित्रों? कनाडा में किया गया। ये हमें ध्यान रखना है। यानी 22 से 26 अगस्त 2022 के मध्य किया गया। इस सम्मेलन में देश के राज्य विधानमंडलों के 23 पीठासीन अधिकारी और 16 सचिव भी शामिल थे। ये हमें ध्यान रखना है। यह सम्मेलन कहाँ किया गया, ये हमें ध्यान जरूरी रखना है, क्योंकि कनाडा में किया गया पूछा जाता है। 13वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में किन दो देशों में नाटो मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से दो देश हैं जिसने नाटो मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्वीडन और फिनलैंड है। कौन से देश हैं? स्वीडन और फिनलैंड है। इन दोनों देशों के शामिल होने के बाद नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? पहले 30 थी, अब 2 और इसमें जुड़ गए हैं, तो 32 नाटो सदस्य देशों की संख्या हो गई है मित्रों। ये हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यानी हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो बद्री नारायण को किया गया है। इनकी कविता है तुमड़ी के शब्द। ये इनकी कविता है। कौन सी है? तुमड़ी के शब्द इनकी कविता है। ताम्रपत्र व सोल के साथ 1-1 लाख रुपए राशि प्रदान की गई है। यानी ताम्रपत्र व सोल के साथ 1-1 लाख रुपए राशि प्रदान की। यानी अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा सभी के लिए दिया गया। तो आपने पूछा है हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? बद्री नारायण को 1 लाख रुपए और सोल उड़ाकर और एक ताम्रपत्र देकर इनको सम्मानित किया गया है। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 यानी राजस्थानी भाषा के लिए, ऊपर हिंदी भाषा है, ये राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? कमल रंगा को दिया गया। इसका नाटक कौन सा है? उलेखुम अम्बा। उलेखुम अम्बा इसका नाटक है। किसका? कमल रंगा का। और राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 1 लाख रुपए, ताम्रपत्र और सोल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। मिसेज वर्ल्ड, अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला है? सरगम कौशल। यानी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। ओके मित्रों। प्रश्न 16, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? यानी पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका ने 2022 के लिए किसे घोषित किया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। यानी यूक्रेन के ये राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया है। 2021 में टाइम पत्रिका ने यह सम्मान एरोस्पेस कंपनी यानी स्पेस एक्स व इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को दिया गया है। यानी 2021 में तो ये इनको दिया गया, यानी स्पेस एक्स को, और दूसरा इसमें दिया गया था एलन मस्क को। ठीक है विद्यार्थियों। अब 2022 का पूछा है, तो 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक ने हासिल किया है। यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी ने भारत नवाचार सूचकांक जारी किया। यह सूचकांक नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिकी तंत्र की जांच करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। और पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर सबसे आगे है। कौन सा? मणिपुर सबसे आगे है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। और केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की सूची में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है। और राजस्थान का इसमें इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में 12वां स्थान है। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। ये हमें ध्यान रखना है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? परमेश्वर अय्यर है मित्रों। कौन है? परमेश्वर अय्यर है। तो विद्यार्थियों जुड़े रहें इस रोजाना करंट जीके की क्लास में। तो अब हम कल मिलेंगे विद्यार्थियों। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.